दोस्तों नमस्कार। नोवेल वीडियोस में आपका एक बार फिर बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों जनरल इंश्योरेंस हो या लाइफ इंश्योरेंस हो, आईआरडी जो एग्ज़ाम कराता है, उसके लिए मैं आप सभी के लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पे विज़िट कर रहे हैं, तो प्ले स्टोर में जाकर के आईआरडी एग्ज़ाम जो ऑप्शंस हैं, वहाँ पे सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। वहाँ से जाकर के आप मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं। और फिलहाल आज का मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, विविधीकरण कैसे वित्तीय बाजारों को में जोखिम को कम करता है? यानी विविधीकरण जो है कैसे वित्तीय बाजारों में जोखिम को कम करता है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन इसका है, कई स्रोतों से एकत्र करना और उन्हें एक स्थान पर निवेश करना है। यानी कई स्रोतों से पैसे को हम एकत्र करेंगे और उसके एक स्थान पर निवेश कर दें तो क्या जोखिम को कम करेगा? जाहिर सी बात है, ये ऑप्शन जो है जोखिम को कम नहीं करेगा। दूसरी बात करते हैं बी ऑप्शन की, विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में धन का निवेश करना। यानी बहुत सी परिसंपत्तियां हैं, उनमें जो हमारे पास मान लीजिए 100 रुपये हैं या 1 लाख रुपए हमारे पास है, तो उसको हम विभिन्न परिसंपत्तियों में अलग अलग उसको निवेश कर देंगे, जिससे कि हमारा क्या है, जोखिम कम हो सकता है। ठीक है। यानी कि एक किसी पर्टिकुलर कंपनी में हमने पैसा लगाया हुआ है, तो वो लॉस में चलेगी तो हमारा सारा पैसा जो है लॉस में जा सकता है। बट वही पैसा हमने 10 कंपनियों में लगा दिया है, तो हो सकता है 1 कंपनी, 2 कंपनी, 3 कंपनी लॉस में जाएँ, बट सभी कंपनियाँ लॉस में नहीं जाएँगी, कुछ प्रॉफ़िट में जाएँगी। तो उससे हमारा जो लॉस होने का चांसेस हैं, वो काफ़ी हद तक कम किए जा सकते हैं। अगला ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। सी ऑप्शन है, निवेश के बीच समय का अंतर बनाए रखना। तो ये भी ये जोखिम को कम नहीं कर पाएगा। और डी ऑप्शन है, सुरक्षित परिसंपत्तियों में निवेश करना। तो ये भी सुरक्षित परिसंपत्तियों में अगर निवेश भी हम कर रहे हैं, तो वहाँ भी जोखिम का डर हमारा बना रहेगा अगर एक जगह पर्टिकुलर हम निवेश कर रहे हैं। ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। यानी विभिन्न परिसंपत्तियों में वर्गों में धन का निवेश अलग अलग जब हम करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, नीचे दिए गए में से कौन सा जीवन बीमा व्यवसाय का एक तत्व नहीं है? यानी जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हमारी होती है, उसका इसमें से वो एक पर्टिकुलर जो है तत्व नहीं है, वो आपको बताना है। पहला हमारा ए ऑप्शन है एसेट, दूसरा जोखिम, तीसरा पारस्परिकता का सिद्धांत और चौथा ऑप्शन हमारा है सब्सिडी। तो देखिए, एसेट यानी जो मूल्य वर्ग होता है, जो आपकी परिसंपत्ति होती है, उसका भी हम लाइफ इंश्योरेंस में कवर करते हैं। अ, दूसरा जोखिम कम किया जा सकता है। तीसरा पारस्परिकता का सिद्धांत जो है वो भी आपका लाइफ इंश्योरेंस व्यवसाय का तत्व माना जाएगा। और जो चौथा ऑप्शन हमारा है सब्सिडी, यानी सब्सिडी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ही अलग है। इसका लाइफ इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस से किसी से भी लेना देना नहीं है। तो ये ऑप्शन ही हमारा यहाँ पे सही है, यानी डी ऑप्शन जो है सब्सिडी, इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एचएलवी की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? जी हाँ, एचएलवी की अवधारणा जो है वो किसने प्रस्तुत की, ये आपको बताना है। ए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग ने, बी वॉरेन बफेट ने, सी प्रोफेसर ह्यूबनर ने और डी आंसर है हमारा जॉर्ज सोरोस ने। तो इसमें से आपको बस आंसर बताना है। तो एचएलवी की अवधारणा जो दी थी वो इसका सी आंसर है, यानी प्रोफेसर ह्यूबनर ने दी थी। ये आप क्वेश्चन आंसर की तरह से इसको याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित, ठीक है, बीमा योजना में कौन सा बचत तत्व का कम से कम या कोई राशि नहीं है? यानी जो बीमा बचत योजना है उसमें जो है पर्टिकुलर एक मॉलिक्यूल यहाँ पे नहीं है, तत्व नहीं है। तो ए ऑप्शन हमारा है टर्म बीमा योजना, दूसरा बंदोबस्ती बीमा योजना, तीसरा संपूर्ण बीमा योजना और चौथा ऑप्शन हमारा है मनी बैक योजना। तो देखिए, डी ऑप्शन से हम शुरू करते हैं। डी ऑप्शन देखिए, मनी बैक योजना जो है वो हमारे बीमा योजना का हिस्सा है। सी तीसरा है सी वाला संपूर्ण जीवन बीमा योजना, ये भी हमारा एक बीमा योजना का ही हिस्सा है। और बी ऑप्शन है बंदोबस्ती, ये भी हमारा लाइफ इंश्योरेंस में आ जाता है। और ए ऑप्शन है टर्म बीमा योजना। ये देखिए, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस से हट करके, यानी टर्म इंश्योरेंस प्लान बिल्कुल अलग होते हैं।
तो इसमें हम कह सकते हैं कि बीमा योजना में कौन-सा बचत तत्व का, क्योंकि अन्य सभी में क्या है कि बंदोबस्ती में हम बचत कर सकते हैं, जिसका कि हमको पर्टिकुलर राशि जो है टर्म एक निर्धारित जो टर्म प्लान होता है हमारा, जैसे 30 साल हमने लिया, 20 साल लिया, तो उसके बाद में पर्टिकुलर राशि हमारी हमको वापस हो जाती है। संपूर्ण जीवन बीमा योजना लेते हैं, उसमें भी हमारा कवर रहता है कि संपूर्ण राशि हमारी वापस हो जाती है, और मनी बैक में तो हमारा बीच-बीच में पैसा वापस आता रहता है, और पर्टिकुलर जो है राशि एक जो बचता है वो हमारा एक टर्म जो प्लान अवधि खत्म होता है बीमा योजना, तो उस समय हमें मिल जाता है। ठीक है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा है टर्म बीमा योजना। टर्म बीमा में योजना में क्या होता है, केवल हम ज़्यादा से ज़्यादा राशि को सम इंश्योर्ड दे सकते हैं पर्टिकुलर व्यक्ति को जो पॉलिसी ले रहा है। बट इसमें कोई भी राशि जो हम दे रहे हैं, यानी प्रीमियम जो भर रहे हैं, वो प्रीमियम हमारे वापसी कोई नहीं हो पाते हैं। यानी हमारे पैसे की वापसी की कोई इसमें गारंटी नहीं है। गारंटी क्या कह लें, वापसी होती ही नहीं है टर्म प्लान में, ठीक है? बट यहाँ पे क्या है कि प्रीमियम थोड़ा-सा यहाँ पे कम रहता है, बट कम प्रीमियम में हम हाई इंश्योरेंस ले सकते हैं। जैसे कि हम कहीं पर 10,000 रुपए अगर दे कर के 2-3 लाख रुपए का इंश्योरेंस ले रहे हैं, मनी बैक पॉलिसी में या किसी और योजना में, तो यहाँ पर टर्म इंश्योरेंस इंश्योरेंस में क्या रहेगा कि 10,000 रुपए दे कर के आप करोड़ों रुपए का जो है अपना सम इंश्योर्ड करा सकते हैं। तो ये ऑप्शन रहता है। बट यहाँ पे पैसे की कोई भी जो प्रीमियम हम भर रहे हैं, उसकी कोई मनी बैक की कोई ऑप्शन नहीं है वहाँ पे, तो इसलिए ये बिल्कुल अलग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन-सा संपत्ति नहीं कहा जा सकता है? जो आपकी संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, इसमें से कौन-सा ऑप्शन है वो उसकी श्रेणी में नहीं आएगा, वो आपको यहाँ पे बताना है। अ, ए ऑप्शन हमारा है गाड़ी, हमारी संपत्ति में आ जाएगा, ठीक है? दूसरा मानव जीवन हमारा संपत्ति में आएगा। सी ऑप्शन है वायु, और डी ऑप्शन है मकान। मकान भी हमारा क्या है, एक संपत्ति, एक प्रॉपर्टी के रूप में आ जाता है, ठीक है? जिसमें कि जिसका इंश्योरेंस हम कर सकते हैं। बट यहाँ पे वायु जो है, यानी एयर जो दे रखा है सी ऑप्शन में, ये बिल्कुल ही अलग है। इसका कोई भी हमारी पर्टिकुलर ये हमारी प्रॉपर्टीज़ में नहीं आती है, ठीक है? तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही रहेगा, इसलिए इसको आप टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, नीचे दिए गए में से कौन सा जोखिम के तहत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है? जो जोखिम के तहत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, यानी जो जोखिम रहता है हम पॉलिसी ले रहे हैं, उसमें से कौन सा इसमें ऑप्शन है जो वर्गीकृत नहीं किया गया है, वो बताना है। ए ऑप्शन बहुत कम उम्र में मरना, ठीक है? बहुत कम उम्र में मरना। दूसरा है बहुत जल्दी मरना, ठीक है? और तीसरा है प्राकृतिक टूट-फूट, और डी ऑप्शन है विकलांगता के साथ रहना। देखिए, जोखिम के तहत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए, नहीं करना मतलब है प्राकृतिक आपदाएँ जो होती हैं, ठीक है? प्राकृतिक जो टूट-फूट रहेगी, वो हम पॉलिसी में जोखिम के तहत उसको हम वर्गीकृत नहीं करते हैं, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन हमारा वर्गीकृत किया जा सकता है, और सी ऑप्शन जो है वो वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, ठीक है? तो सी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। तो ए, बी और डी ये भी आप याद रखिएगा, कभी-कभी हो सकता है पूछ ले कौन सा निम्न में से वर्गीकृत किया जा सकता है, तो हो सकता है इनमें से ऑप्शन दे दें आपको, तो इनको भी आप याद कर लीजिएगा, तो आपके लिए क्वेश्चन और आंसर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या सही है? ये कुछ पैरा हैं, दिए हुए हैं ए, बी, सी, डी में। तो इन पैराग्राफ को आपको पढ़ना है थोड़ा-सा, और क्या सही है वो आपको बताना है। ये ऑप्शन पढ़ के हम देखते हैं। जीवन बीमा पॉलिसी क्षतिपूर्ति के अनुबंध है, जबकि सामान्य बीमा पॉलिसी जो है आश्वासन के अनुबंध है। बी, जीवन बीमा पॉलिसी आश्वासन के अनुबंध है, जबकि सामान्य बीमा पॉलिसी क्षतिपूर्ति के अनुबंध है। ठीक है? सी ऑप्शन है सामान्य बीमा के मामले में सुरक्षा संबंधी जोखिम का निश्चित होना निश्चित है, और डी ऑप्शन हमारा है सामान्य बीमा के मामले में जोखिम घटना की निश्चितता समय के साथ बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बताना है क्या सही है, ठीक है? तो इन पैराग्राफ्स को आप 1 से 2 बार पढ़िएगा, ठीक है? और तब आपको ये समझ में आएगा क्या चीज़ क्लियर हो रही है, ठीक है? तो इसलिए फ़िलहाल मैं आंसर आपको बता देता हूँ, इसका आंसर बी रहेगा, यानी जीवन बीमा पॉलिसी जो है आश्वासन के अनुबंध होते हैं, जबकि सामान्य बीमा पॉलिसी क्षतिपूर्ति के अनुबंध है,
ठीक है? यानी जो जनरल इंश्योरेंस रहता है, उसमें केवल जो क्षतिपूर्ति होती है, उसके लिए हम इंश्योरेंस करते हैं, जनरल इंश्योरेंस में, ठीक है? और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या रहता है, आश्वासन के अनुबंध होते हैं। वहाँ पर क्या रहता है कि डेथ होने पर या टूट-फूट होने पर भी हमारे जैसे एक हाथ-पैर विकलांग हो गया तो उसके लिए हमारा अगर दोनों एक हाथ या एक पैर हो गया है, दोनों हाथ दोनों पैर हो गए तो क्या होता है 100% हमारा सम एश्योर्ड जो है वो हमें मिलता है। बट एक में क्या रहता है कि 50% मिलता है, ठीक है? और बाद में हमारा जो मनी बैक होता है, टोटल पैसा होता है वो भी रिटर्न हो जाता है, ठीक है? लेकिन इसमें क्या रहता है जनरल इंश्योरेंस में क्या रहता है कि केवल हम क्षतिपूर्ति के लिए पॉलिसी की जाती है आपकी, यानी कि जो भी डैमेज होता है पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में हमारे, तो उसका हमारा सम एश्योर्ड क्लेम कंपनी दे देती है, ठीक है? तो क्लियर हो गया मेरी समझ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित विधियों में से कौन सा एक परंपरागत तरीका है जो एक व्यक्ति द्वारा आवश्यक निर्धारित करने में मदद करता है, ये आपको बताना है यहाँ पर। ए मानव आर्थिक मूल्य, बी लाइफ टर्म प्रोपोजिशन, सी मानव जीवन मूल्य और डी भविष्य के जीवन का मूल्य। तो ये आपको बताना है यहाँ पर। तो विधियों में से कौन सा एक परंपरागत तरीका है जो एक व्यक्ति द्वारा आवश्यक बीमा निर्धारित करने में मदद करे। देखिए मानव आर्थिक मूल्य है, दूसरा लाइफ टर्म प्रोपोजिशन है, तीसरा मानव जीवन मूल्य। देखिए मानव आर्थिक मूल्य तो नहीं कहा जा सकता, लाइफ टर्म प्रोपोजिशन भी नहीं हो सकता है और भविष्य के आने वाले जीवन का मूल्य भी हम कवर नहीं कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो है मानव जीवन मूल्य वो निर्धारित करने में मदद करता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तथ्य इस तथ्य के लिए सबसे उपयुक्त स्पष्टीकरण है कि पुराने लोगों की तुलना में युवा लोगों को कम जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान किया जाता है। कौन सा तथ्य सबसे उपयुक्त स्पष्टीकरण है, यानी स्पष्ट करना है कौन सा तथ्य स्पष्ट करेगा कि जो कम उम्र के लोग होते हैं उनका प्रीमियम कम होता है और जो अधिक आयु के लोग होते हैं उनका प्रीमियम हाई होता है, किसी भी जीवन बीमा पॉलिसी की बात करें तो ए ऑप्शन हमारा है युवा लोग अधिकतर निर्भर रहते हैं, यानी कि वो कमाते रहते हैं इसलिए उनका प्रीमियम कम रहेगा। बी पुराने लोग अधिक भुगतान कर सकते हैं इसलिए उनका अधिक हाई प्रीमियम रहता है। सी मृत्यु आयु से संबंधित है। डी मृत्यु दर व्यतीत से संबंधित है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बताना है। देखिए यहाँ पर क्या रहता है कि कम उम्र का जब व्यक्ति होगा, ठीक है, किसी कम उम्र का हम जब पॉलिसी कर रहे हैं तो उसका प्रीमियम कम आएगा क्योंकि उसकी डेथ होने की संभावनाएं कम रहती हैं, यानी मृत्यु जैसे जो होती है, जैसे आयु बढ़ती है मृत्यु की संभावनाएं भी उसकी बढ़ती रहती हैं। तो इसलिए मृत्यु आयु से संबंधित है, इसलिए उसका बीमा कम रहता है, प्रीमियम कम रहता है, ठीक है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है हमारा वो सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे नीचे में कौन सा कथन जो है वो नगद मूल्य बीमा अनुबंध का लाभ नहीं है? नगद मूल्य बीमा अनुबंध का लाभ नहीं है, ठीक है? सुरक्षित और सक्षम निवेश, बी अनुशासन को बचाए रखना, सी कम पैदावार और डी आयकर के फायदे। तो यहाँ पर देखिए नगद मूल्य अनुबंध जो है उसका लाभ नहीं है बताना है, तो इसलिए हमारा जो सुरक्षित सक्षम निवेश है वो भी रहेगा, अनुशासन को बचाए रखना ये भी हमारा रहेगा, आयकर के फ़ायदे इनकम टैक्स की छूट वगैरह जो होती है वो भी रहती है। बट यहाँ पर कम पैदावार जो है इसका कोई भी बीमा से अनुबंध से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ऑप्शन ही बिल्कुल अलग है, हट करके है, तो इसलिए हम इस ऑप्शन को टिक करेंगे, ठीक है? तो यही आंसर हमारा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा नगद मूल्य बीमा अनुबंध का एक फायदा है, ये आपको बताना है। ए मुद्रास्फीति के प्रभाव में सुधार के विषय को लौटना, बी पहले के वर्षों में कम संचय करना, सी कम पैदावार, डी सुरक्षित निवेश। तो यहाँ पर देखिए कौन सा नगद मूल्य बीमा का अनुबंध का एक फायदा आपको बताना है। तो नगद मूल्य बीमा अनुबंध जो होता है उसका एक फ़ायदा मुख्य रूप से होता है कि हमारा जो निवेश रहता है वो सुरक्षित होता है, यानी मनी बैक जो प्लान होते हैं या हमारी पैसे की जो वापसी होती है इंश्योरेंस कंपनी में, तो उसका एक हमारा निश्चित क्या रहता है, जो हम निवेश कर रहे हैं हमको पता है कि वो पैसा हमारा वापस इस टर्म के बाद में हमको मिल जाएगा या इस अवधि पर हमारा मनी बैक के रूप में धीरे धीरे पैसा रिटर्न होता रहेगा, यानी उसका पैसा जो प्रीमियम भर रहा है बीमा धारक, तो उसका सुरक्षित निवेश जो है वो सुरक्षित रहता है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको उम्मीद करता हूँ क्लियर हुई होगी।
दोस्तों अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हों तो कृपया जो लोग एग्ज़ाम आईआरडी का देना चाह रहे हैं या लाइफ इंश्योरेंस एग्ज़ाम या जनरल इंश्योरेंस का एग्ज़ाम जो देना चाह रहे हैं तो उन तक भी हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और अगर पहली बार हमारे चैनल पे हमारे सर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।